आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। मोदी जी का एक भाषण और पूरे देश में हाहाकार मच गया है। मोदी जी जब जब इस तरह से चौंकाने वाले भाषण देते हैं, वो पूरे देश को काम पर लगा देते हैं। आपने देखा होगा, नोटबंदी से लेकर कोरोना काल, हर वक्त वो देश से किसी ना किसी तरह का त्याग मांगते रहते हैं। लेकिन जब उनकी बारी आती है, तो पूरे देश ने देख ही लिया है कि 12 सालों में उन्होंने कितने त्याग दिए हैं। क्योंकि जब उन्होंने भाषण दिया, उसके अगले दिन ही यानी कि आज ही नरेंद्र मोदी ने दो दो रैलियां की हैं। सवाल ये उठ रहा है कि इलेक्शन धूमधाम से किया गया, उसमें करोड़ों रुपया खर्च किया गया, उसके बाद गाड़ियों के काफिले से लेकर हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, सब कुछ उसमें झोंका गया। और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, देश के सामने एक डरावनी तस्वीर नरेंद्र मोदी ने पेश कर दी है और वो देश को एक तरह से डरा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि देश के सामने अब कितनी बड़ी चिंता पैदा हो गई है, क्या होने जा रहा है आगे। क्या ये सरकार, जो इकोनॉमिक क्राइसिस देश के सामने ऑलरेडी है, जिस पर पर्दा डाला गया, क्या उसको संभालने में वाकई में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि जख्म ढक देने से ठीक नहीं हो जाता, बल्कि नासूर बन जाता है। आपको ये पता है कि जब इलेक्शन चल रही थी, तो कैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह सब ने कहा था किसी तरह का कोई क्राइसिस नहीं है, और जो ये सवाल उठा रहे थे राहुल गांधी जैसे लोग, उन्हें देशद्रोही तक बताया जा रहा था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि नरेंद्र मोदी ने देशद्रोह किया है और वो पाखंड कर रहे हैं। मेरे साथ आज बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। देश के जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना जी मेरे साथ हैं, जिनको आप तमाम टीवी चैनल्स पर लगातार देखते रहते हैं। उनका अपना खुद का यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी है, जहां आप उनको सुन सकते हैं, उनके एक्सपर्ट कमेंट्स को सुन सकते हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। मेरा पहला सवाल विजय जी आपसे, मोदी जी के भाषण के बाद अब किस तरह की परिस्थितियां देश में आप पनपते हुए देख रहे हैं, या ऑलरेडी देश में है, उसको एक तरह से उजागर सिर्फ किया गया है या खुलकर बताया गया है? बुशरा जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जहां तक बात है भारत की आर्थिक स्थिति की, जब ये ईरान वॉर शुरू हुआ था, उसी दिन मैंने ये कहा था कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल है। और दूसरी तरफ इस लड़ाई का कोई औचित्य नहीं है, ये एक जबरदस्ती थोपी हुई लड़ाई है। एक तरफ ईरान ने अपने इसको एग्जिस्टेंस का सवाल बताया और दूसरी तरफ ट्रंप ने अपनी नाक का सवाल बनाया। तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, इसलिए लड़ाई जल्दी खत्म हो इसके आसार नहीं थे। उस समय भी मैंने ये कहा था कि जिस देश में 85% हम आयात करते हैं अपना ईंधन और बहुत सारी चीजें, चाहे वो हमारा फार्मास्यूटिकल केमिकल हो, गोल्ड हो, बाकी जो केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, हम बहुत कुछ इंपोर्ट पे आधारित हैं और उसके लिए हमको चाहिए विदेशी मुद्रा। हमारे एक्सपोर्ट पे असर आएगा और जो हमें गल्फ कंट्री से रेमिटेंस आता था करीब $50 बिलियन, वो भी कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें तुरंत अपनी बेल्ट को टाइट कर लेना चाहिए, तुरंत हमें ऑस्टेरिटी मेजर या फ्रूगल इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई कब खत्म होगी किसी को नहीं पता। ये क्यों ईगो का सवाल हो गया है। अब सवाल इस बात का है कि ये बात क्या मुझे पता थी और सरकार को नहीं पता थी? मैं इस बात को नहीं मानता। सरकार में बहुत लोग बैठे हैं, डेटा उनके पास है, डे टू डे उनके एम्बेसीज उनको अपडेट करती होंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि क्योंकि चुनाव का माहौल था, तो ये मैसेज नहीं देना चाहती होगी सत्तारूढ़ दल या पॉलिटिकल पार्टीज कि हम इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम इस बात को समझ लें कि भाई चुनाव का माहौल ना बिगड़े और जो हम स्थिति होगी मैनेज कर लेंगे। लेकिन ईरान वॉर खत्म नहीं हुआ। शायद उम्मीद होगी कि ईरान वॉर खत्म हो जाए, लेकिन वो हुआ नहीं, स्थितियां बिगड़ती रही। तो आज अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहना पड़ा कि देखिए, आप जो कह रहे हैं, या देश की जनता को उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास मजबूरियां हैं। अब प्रधानमंत्री या पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता अपनी मजबूरी नहीं बताता, लेकिन वो जनता को राय जरूर देना चाहता है कि आपको किन किन बातों में सुधार करना है। तो मोदी जी ने इस बात को नहीं माना कि देश की स्थिति में चिंताजनक स्थितियां बन रही हैं, लेकिन इशारा साफ था कि आप तेल का इस्तेमाल कम करें, खाने का तेल कम करें, गाड़ियों में तेल कम डालें, सोना कम खरीदें। कुल मिला के जिन भी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें विदेशी मुद्रा लगी हुई है,
उन सब चीजों का इस्तेमाल कम करिए ताकि जो विदेशी मुद्रा का संकट है हम इससे उबर पाए या जितना हो सके हम उसको डिले कर पाए। तो ये स्थिति है। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उन सातों बातों में अगर आप एक चीज कॉमन देखेंगे वो ये बताती है कहीं ना कहीं ये सातों बातें विदेशी मुद्रा से संबंधित है। जी, तो क्या अभी आने वाले दिनों में हम किस पार्शियल लॉकडाउन या अघोषित लॉकडाउन जैसी कुछ परिस्थितियों को बनता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि हमें याद रखना चाहिए जब पार्लियामेंट में भी प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, तब उस वक़्त भी उन्होंने कहा था कोरोना काल जैसी परिस्थिति, बार-बार वो कोरोना काल की याद दिला रहे हैं। और ज़ाहिर-सी बात है जब कोरोना काल की बात आती है तो एक बदन में एक सिहरन सी पैदा होती है कि न जाने क्या होने जा रहा है। तो कैसे देख रहे हैं आप अनफोल्ड होते हुए इन परिस्थितियों को? देखिए, कोरोना काल का बार बार एग्जाम्पल लोग इसलिए देते हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस हम लोगों के पास है। उस समय क्या हुआ था, कैसे हम लोगों ने उसको मैनेज किया था। तो एक नया नैरेटिव ना क्रिएट हो, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है उसको रेफर करना और उसके थ्रू कम्युनिकेट करना आसान होता है। तो कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोरोना काल जैसी स्थिति बन जाएगी ये कहना, ये एक नैरेटिव है। लेकिन मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं होगी। हाँ, जब जब संकट गहराएगा, अगर मैं ये कहता हूं कि पेट्रोल के दाम मान लीजिए बढ़ गए, तो लोग खुद ही उसको इस्तेमाल करना कम करेंगे, क्योंकि कोई भी सेंसिबल या लॉजिकल इंसान तो यही चाहेगा कि मैं जो खर्चा कर रहा हूं उसमें मैं कैसे कमी करूं। क्योंकि अगर वो खुद अपने लिए कमी नहीं करता है तो नुकसान उसी का है, उसी को अपनी फैक्ट्री में या पर्सनल लाइफ में ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा ईंधन के लिए और इस्तेमाल के लिए। तो ये चुनौतियां सामने हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये बात करके इस बात को हाईलाइट कर दिया है कि अभी तक जिस चीजों के बारे में आप सोच रहे थे या उसको टालने का प्रयास कर रहे थे, अब टालने का वक्त नहीं है, गंभीरता से सोचने का वक्त है और उसके साथ साथ कार्रवाई भी करिए। क्योंकि अगर उनका ये कहना है कि आप कार पूल करके जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, बाकी सब चीजें करिए, गोल्ड मत खरीदिए वगैरह, तो उनका ये कहना है कि भाई एक आदमी चाहे तो अगर पूरे घर को भी अगर मैं कह दूं कि अगले एक हफ्ते कोई गाड़ी में तेल नहीं डलाएगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन तो शायद 10-12 लीटर का होगा। लेकिन अगर देश में 1 करोड़ लोग इस बात को मानते हैं तो शायद कंट्रीब्यूशन 10 करोड़ लीटर का हो जाएगा। उससे देश की अर्थव्यवस्था पे असर आता है। तो इसीलिए जैसे कहा जाता है ना कि बूंद बूंद से घड़ा खाली होता है, तो अगर हमने कार्रवाई नहीं करी, अपने आप को सचेत नहीं किया, तो जो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है वो खाली हो जाएगा, तो दूसरी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। रुपए का डिवैल्यूएशन होगा तो वो एक आर्थिक चुनौती खड़ी होगी। तो इसका रिवर्स भी है कि अगर हम चाहें तो बूंद बूंद से हम घड़ा भर भी सकते हैं। तो अगर हर व्यक्ति ये तो सरकार जो जनता से कह रही है, ये तो वो पहलू है। सरकार क्या कर रही है? अब आप ये देखें कि अमेरिका के सामने एक तरह से नतमस्तक है। अमेरिका हमें परमिशन देता है कि रशिया से अब आप 30 दिन का, फिर और 30 दिन का आप तेल ले लें। हमारे साथ ईरान के हमारे से कितने अच्छे ताल्लुकात थे, हमने देखा कि वो भी किस तरह से खराब हुए। चाबहार से लेकर तमाम एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं। तो ऐसे में क्या ये नहीं कि सरकार की जो चरमराई हुई फॉरेन पॉलिसी है उसका भी खामियाजा देश भुगत रहा है और त्याग जनता से मांगे जा रहे? सरकार क्या कर रही है इसमें? देखिए, हम ये कह नहीं सकते कि इस समय फॉरेन पॉलिसी चरमराई हुई है, क्योंकि हमें नहीं पता कि डिप्लोमेटिक लेवल पे सरकार किन से क्या बात कर रही है। बहुत सारी चीजें डिप्लोमेसी की पब्लिक डोमेन में नहीं होती हैं। भारत इस समय चीन से भी बात कर रहा होगा, रशिया से भी बात कर रहा होगा, अमेरिका से भी कर रहा होगा, इजराइल से भी कर रहा होगा, मिडिल ईस्ट के देशों से भी हो रही होगी, ईरान से भी हो रही होगी, यूरोप के देशों से भी हो रही होगी, और जो मित्र देश है कोरिया, जापान और बाकी एशियन देशों से भी हो रही होगी। क्योंकि हर आदमी परेशान है और कॉमन समस्या सबकी एक ही है, जो युद्ध चल रहा है इस समय मिडिल ईस्ट में। तो क्या संभावनाएं हैं, क्या रास्ता निकल सकता है, बातचीत होगी नहीं होगी, हर लेवल पे असेसमेंट हो रहा होगा। तो ये कहना कि सरकार कुछ नहीं कर रही क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं है, तो उस पर स्टेटमेंट देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि सरकार क्या कर रही है अदर देन डिप्लोमेटिक एफर्ट। तो सरकार को भी अपने लेवल पे, जिसको मैं कहता हूं लीड बाय एग्जांपल, अगर प्रधानमंत्री जी इसी भाषण में ये भी कह देते कि आज के बाद हम पॉलिटिकल रैलीज नहीं करेंगे, जो भी हम रैली करेंगे वो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एड्रेस करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से एड्रेस करेंगे,
कोई भी मंत्री या अधिकारी एक गाड़ी से ज्यादा लेके ना चले, सारे मंत्रालय भारत सरकार के और राज्य सरकारों के वर्क फ्रॉम होम करें। आज भारत के सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आज की तारीख में सब ऑनलाइन हियरिंग होती है, बड़े से बड़े डॉक्यूमेंट हम ऑनलाइन सबमिट करते हैं। एज ए लॉयर मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें कोई दिक्कत नहीं आती ऑनलाइन काम करने में। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं, उस पर बहस हो जाती है, उस पर ऑर्डर इश्यू हो जाते हैं, हर चीज सुचारू रूप से चल सकती है। तो मंत्रालय भी चल सकते हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंगें भी कर सकते हैं। एक शेयरिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करके फाइलों पे हर आदमी अपने हस्ताक्षर भी और व्यूज भी लिख सकता है। तो टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन 7 पॉइंटों में अगर 8वां पॉइंट सरकारों के लिए भी लिखा होता तो आज जनता को ज्यादा भरोसा होता, जनता ज्यादा इस पे विश्वास करती। अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी देश की जनता को तो हिदायत दे रहे हैं कि क्या करना है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम और सरकारों को नहीं बता रहे कि उनको क्या करना है। ये जो विरोधाभास है, ये समाज के अंदर एक जिसको कहा जाता है कि ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करता है, और आज समस्या उसी बात की। जी बिल्कुल। और वो सरकारों को क्या कहेंगे या मंत्रियों को क्या कहेंगे, वो खुद अगले ही दिन क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी गाड़ियों के जो काफिले हैं वो एक जगह नहीं 2-2 जगह हमें देखने के लिए मिले। खुद वो कह रहे हैं विदेश न जाएं, और खुद 5 देशों की विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं। कम से कम वो इन यात्राओं को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर सकते थे। क्या आपको नहीं लगता जो आप कह रहे हैं लीड बाय एग्जाम्पल, तो ये तो दोनों ही दूसरे ही दिन आपने तमाम चीजों को खुद ही एक तरह से नकार दिया। तो फिर आप देश से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो लोग जिनको 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अभी भी राशन दिया जाता है, फ्री राशन दिया जाता है। एलपीजी का संकट हमने देखा सूरत में किस तरह से फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद हुई हैं। हमने देखा कि पलायन मेट्रोपॉलिटन सिटीज से गांव की तरफ फिर से होना शुरू हो गया है, क्योंकि काम उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा ये एक तरह का जो विपक्ष कर रहा है कि पाखंड ही है? देखिए, आज सोशल मीडिया के जमाने में हर पॉलिटिशियन को ये बात समझनी चाहिए, इंक्लूडिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, कि आपकी हर एक्टिविटी को देखिए, क्या होता है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। आप शब्दों में क्या कह रहे हैं और आपका व्यवहार क्या कह रहा है, अगर उसमें विरोधाभास होता है तो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस खड़ा होता है। आज मोदी जी की हर बात पे सवाल इसलिए लोग उठा रहे हैं, सोशल मीडिया में इस तरह रिएक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जो वो कह रहे हैं वो खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं। और सोशल मीडिया इस समय इस बात को, और मोदी जी को ये समझना पड़ेगा कि मे बी मेनलाइन चैनल्स या जो मीडिया हाउसेस हैं वो इस बात को उठाएं या ना उठाएं, सोशल मीडिया आपकी हर बात को क्लोजली ऑब्जर्व करता है और उस पर बहस करता है, उस पर व्यूज रखता है, और वो व्यूज अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। तो हर व्यक्ति को ये देखना पड़ेगा सोशल मीडिया के जमाने में कि उनके जो कार्रवाइयां हैं या जो उनके एक्शंस हैं उससे क्या मैसेज जा रहा है। तो रैलियां अवॉइड की जा सकती थी। मोदी जी खुद कहते हैं कि देखिए मेरी 2 रैली हैं और मैं इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एड्रेस करूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि लोग पेट्रोल खर्चा करके या बाकी खर्चा करके रैलियों में आए। जितने भी लोग हैं, मेरा ये मोदी साहब का अपना चैनल है, उसको लॉग इन करें, इतने बजे मैं आपको एड्रेस करूंगा। हो सकता है कि रैली में 5 लाख लोग आए हों, पूरे देश में 5 करोड़ लोग उनको सुन पाते, तो रैली ज्यादा असरदार होती ना कि कम, क्योंकि सोशल मीडिया की रीच फिजिकल रैली से ज्यादा है। इस बात को हमें समझना होगा। दूसरी तरफ जहां तक बात है विदेश यात्रा की, अगर मोदी साहब विदेश यात्रा पे जा रहे हैं और एजेंडा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र हित में है, तो मुझे लगता है उस यात्रा को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। लेकिन यात्रा का उद्देश्य क्या है, देश के लिए किस तरह का फायदा होगा, ये बताना भी जरूरी है आज की तारीख में। अदरवाइज अगर सिर्फ कर्टसी कॉल है कि हम इसलिए मिलने जा रहे हैं क्योंकि जस्ट हाथ मिलाना है या चाय पीनी है, या सिर्फ एक गर्मजोशी की बात है, कोई बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है जिसको हम लोग 2 राष्ट्रपति वीडियो कॉन्फ्रेंस करके नहीं रिजॉल्व कर सकते, तो मुझे लगता है कि ये अवॉइड की जा सकती थी। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, ये जाना बहुत जरूरी था, कोई अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स हैं जहां पे कई लोग मिलने आएंगे, बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष होंगे और वहां जाने से भारत के हित के बारे में बात की जा सकती है, तो मुझे लगता है जाने में कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हर चीज डिपेंड करती है कि एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर वो एंड ऑब्जेक्टिव राष्ट्र हित में है तो फिर हर चीज जायज है।
अगर वो राष्ट्र हित में नहीं है तो फिर उसको अवॉइड करना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये कि ये जंग अगर इसी तरीके से जारी रहती है, हालात अगर इसी तरह से रहते हैं, तो आप आगे परिस्थितियां किस तरह से बनती हुई देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आगे इस तरह के कोई स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिनसे इन परिस्थितियों से ढंग से निपटा जा सकता है? क्योंकि अब तक तो इन चीजों पर पर्देदारी की जा रही थी क्योंकि इलेक्शंस थे। अब इलेक्शंस होते ही जिस तरह से विपक्ष ने आगाह किया था कि आपको एक ऐसी तस्वीर नजर सामने आएगी, वो नजर आ रही है। और कुछ एजेंसीज हैं, मैं जिनका नाम भूल रही हूँ, जिन्होंने ये कहा है कि जीडीपी जो है हमारी, वो और ज्यादा नीचे जा सकती है और ज्यादा गर्त में जा सकती है। तो अगर जंग इसी तरह से जारी रही, इसी तरह की सिचुएशन रही, तो फिर देश के लिए किस तरह की परिस्थितियां बनते हुए देख रहे हैं? और आप अगर सरकार को कोई एडवाइस देते तो आपके 5 वो क्या मुख्य एडवाइस होते? देखिए, परिस्थितियां हमारे सामने हैं। जब तक हम इंपोर्ट डिपेंडेंट रहेंगे, हमारे यहाँ पे डॉलर की शॉर्टेज रहेगी, जो क्राइसिस है ऐसा बना रहेगा और इससे भी गंभीर हो सकता है, क्योंकि ऑल डिपेंड्स कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेलों के दाम क्या है, सप्लाई सिचुएशन क्या है, भारत की जो डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की जो वैल्यू है, अब 95 हम पार कर गए हैं। अगर यही स्थिति रही और अगर तेजी से रुपया गिरता है तो उसका नेगेटिव प्रभाव हमारे पे पड़ेगा। ये चीजें हमारे सामने हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। आपने कहा कि इसमें मोदी जी को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि भारत की जो संभावना है उसके लिए आपने बहुत सारी स्कीम्स बनाई, बहुत सारी घोषणाएं करी, लेकिन उसका असर आर्थिक स्थिति में दिख नहीं रहा है। तो कम से कम आने वाले दिनों में एग्जीक्यूशन पे ध्यान दीजिए और घोषणाएं करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए हमने कहा कि हमें मेक इन इंडिया बनाना है। मेक इन इंडिया की आज कंडीशन यह है कि हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा, उससे ज्यादा हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत के बाजार की भी जरूरतें हम आयात से पूरी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट तो बहुत बात की बात हो गई। अब सवाल इस बात का है कि मेक इन इंडिया क्यों फेल हो रहा है? क्या इसका कोई डायग्नोसिस हुआ? क्या मंत्रालय बाय मंत्रालय, सेक्टर बाय सेक्टर कोई एनालिसिस हुआ कि हमारे जो हर सेक्टर में इतनी संभावनाएं हैं, हम उसको पूरा क्यों नहीं कर पाए? दूसरा, हमारे पास टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, हम उसको क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जब विदेशी व्यक्ति भारत आता है तो डॉलर लेके आता है, यहाँ डॉलर खर्चता है, आपको विदेशी मुद्रा मिलती है, रोजगार पैदा होता है। तो आपने क्या कदम उठाए? सिंपली ये कहना कि भारत में टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि हर राज्य सरकार के ऊपर एक टारगेट होना चाहिए, उस पर एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि आप किस तरह से टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, उसका प्लान बताइए, उसका एग्जीक्यूशन बताइए। टूरिज्म साइट्स की मेंटेनेंस पे आपने क्या खर्चा किया, वहां की लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपने क्या किया, वहां की फूड क्वालिटी के लिए आपने क्या किया, टूरिस्टों की सुविधा और सुरक्षा के लिए आपने क्या किया? ये प्लान कहाँ है? साइड बाय साइड ये प्लान अगर होता तो टूरिस्टों को भरोसा होता कि चलिए, मैं भारत के इस राज्य या इस शहर में जा रहा हूं और वहां ये सब सुविधाएं हैं, उसको कंफर्ट होता, वो आता, उसको दुनिया के बारे में, भारत के बारे में और जानने का मौका मिलता। ये भारत की स्ट्रेंथ है जिसको हमने एक्सप्लॉइट नहीं किया। तीसरा मुद्दा है हमारा स्किल डेवलपमेंट। आज भी स्किल डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट की जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। आप कागजी कार्रवाई में आप जितना मर्जी कर लीजिए, लेकिन आज भी पर व्यक्ति जो प्रोडक्टिविटी है और जो क्वालिटी है वो हम नहीं दे पा रहे। यहां तक कि भारत में भी अगर हम ये कह रहे हैं कि आप मेक इन इंडिया खरीदिए, आपको ये क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि आपको पता है कि भारत का आम नागरिक भी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, वो भी चाइनीज प्रोडक्ट खरीद रहा है, क्योंकि शायद उसको लगता है कि उस प्रोडक्ट के दाम कम है और क्वालिटी अच्छी है, या दोनों ही है। सवाल अब इस बात का आता है कि भारत में वो क्वालिटी उस दाम पे क्यों नहीं बन सकती? कौन से कानून ऐसे हैं जो दिक्कत कर रहे हैं? अब कानून बदलना तो प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र में है ना। अगर आपको लगता है कि कोई कानून है जो सिरदर्दी है, जिससे हमारा व्यापारी मैन्युफैक्चरिंग ना करके आयात करके व्यापार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो उसको ट्रेडिंग को मैन्युफैक्चरिंग में कैसे बदला जाए, इसके सारे कानूनी प्रावधान तो भारत सरकार के पास है। क्यों नहीं उन पे कार्रवाई हुई? क्या सेक्टर बाय सेक्टर इस तरह का कोई क्लियर टेक्नो लीगल ऑडिट हुआ कि कौन सा कानून बदलने से क्या फायदा होगा?
उसके लिए हमें क्या करना है। आप ऐसे कानून लेके बैठे हो जो भारत के लिए सिरदर्दी बना हुआ है, तो उसको हटाने के लिए ट्रंप साहब तो नहीं आएंगे ना, चाइना भी नहीं आएगा। और दुनिया में हकीकत ये है कि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि भारत आगे बढ़े, तो हमें खुद अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। इसका मतलब हमें रूथलेसली काम करना होगा। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जिसको मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए, जो हर राज्य सरकार की और हर मंत्रालय की परफॉर्मेंस का मंथली एनालिसिस करे और उसको जनता के बीच में रखे, ताकि ये पता रहे कि कौन सी राज्य सरकार और कौन सा मंत्रालय काम कर रहे हैं और बाकी सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जनता के सामने अगर आप ट्रांसपेरेंट वे में अकाउंटेबिलिटी रखोगे, तो ये सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। वैसे भी लोकतंत्र की पहली शर्त ही ट्रांसपेरेंसी होती है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस सरकार में किसी तरह की कोई ट्रांसपेरेंसी हमें नजर नहीं आती है। अगर मोदी जी जाते हैं विदेश यात्राओं पे, वहां जाके क्या हुआ, क्या आपने एमओयूज जो है वो साइन किए हैं, क्या डील हुई है, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं होता है। पहले पत्रकार जाया करते थे, उन विजिट्स पर आया करते थे, तो एक प्रेस ब्रीफिंग होती थी, लेकिन 12 साल में मोदी जी ने एक भी प्रेस ब्रीफिंग जो है वो नहीं की है। तो ये साफ तौर पे तो दिख ही रहा है कि इन 12 सालों में हुआ क्या है और कैसे तमाम जो निजाम है उसको बदला गया है। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आप कौन सी क्लास को सबसे ज्यादा इसमें असर होता हुआ देख रहे हैं, अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास? क्या आपको लग रहा है नौकरियों की छटनी और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि लगभग 5.5 ट्रिलियन का जो नुकसान है वो अभी हम ये देख रहे हैं कि शायद बाजार का हुआ है, और सबसे ज्यादा जो गोल्ड जो कंपनीज हैं उनका नुकसान हुआ है, और जो कारोबारी हैं गोल्ड से जुड़े हुए उनका ये कहना है कि जो अनरजिस्टर्ड इस तरह की शॉप्स हैं, गली चौराहे नुक्कड़ पे जो होती हैं, वो वहां कारीगरों को काम मिलना बंद हो जाएगा। अगर इस तरह की अपील पे लोगों ने वाकई में असर करना शुरू कर दिया, तो उन लोगों का फिर क्या होगा जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं? देखिए, हमेशा जब भी कोई उथल पुथल होती है तो जो सबसे कमजोर कड़ी होती है, सबसे ज्यादा असर उस पर पड़ता है। चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो व्यापारी हो, जो भी इस कड़ी में कमजोर होगा उस पर सबसे ज्यादा सबसे जल्दी प्रभाव पड़ेगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि हमें इस पूरी बात को समझना चाहिए, इस पूरे सिस्टम को ध्यान से देखना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि अगर हर मंत्रालय का एनालिसिस हो, हर राज्य सरकार की डिटेल्ड एनालिसिस हो, तो इन सब समस्याओं का समाधान भी निकल सकता है। लेकिन उसके लिए हमारे पास टाइम कम है, सरकार को रफ्तार बढ़ानी होगी और दिन रात लग के इस समस्या का समाधान करना होगा, क्योंकि सिर्फ कहने से नहीं होगा। किसी ना किसी को जिम्मेवारी लेनी होगी, मोदी जी को लीड लेना होगा। और जैसे एक आर्मी में एक जनरल होता है जो फ्रंट से लीड करता है और पूरी फिर फौज उसके पीछे पीछे चलती है, लोगों को भरोसा होता है। तो अब सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा। जनता अब भाषण नहीं चाहती, जनता अब एक्शन चाहती है। तो एक्शन दिखाएं मोदी जी, जनता साथ दे देगी और इस समस्या को हम पार कर लेंगे। जी बिल्कुल, हम इस तरह की उम्मीद करते हैं, लेकिन कम ही हमने देखा है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं, ये सरकार नई है, नई आई है, तो हमें पता नहीं है किस तरह से काम करती है, किस तरह से सिर्फ भाषण होता है, किस तरह से सिर्फ जनता को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है या लाइनों में लगाया जाता है। तो हम सब देख रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी पॉलिसी कैसे इजराइल की तरफ बिल्कुल टिल्टेड होती हुई नजर आ रही है, और यूएई की तरफ, वो भी हमें सब कुछ दिख रहा है, और उसके भी बहुत सारे नताइज हैं जो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, आपका इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया दर्शकों का भी। नमस्कार। नमस्कार।